गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 20 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। बांग्लादेश क्लिंच फर्स्ट अंडर 19 एशिया कप 2023 बीटिंग यूएई। जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है उन्होंने यूएई को हराकर उनका पहला अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीता। जो बांग्लादेश वो अंडर 19 एशिया कप टाइटल में फर्स्ट टाइम वो जीते हैं। जो अंडर 19 एशिया कप हो रहा था उसमें पहली बार उनको जीत मिली है, जिन्होंने यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फाइनल में हराया था। जो ये अंडर 19 एशिया कप हो रहा वो यूएई में हो रहा था। 18 से 17 दिसंबर तक वो हुआ था। जो अंडर 19 एशिया कप है वो यूएई में 18 से 17 दिसंबर के बीच में हुआ था। जो बांग्लादेश के असिकुर रहमान शिबली है वो उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल में। जो उनका परफॉर्मेंस था उसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल में। और ये जो अंडर 19 एशिया कप है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है सिंस 1980 से 1989 से ये अंडर 19 एशिया कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आनंद मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर गिव्स रिकॉग्निशन टू सिख मैरिज रिचुअल्स। जो आनंद मैरिज एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जो कि रिकॉग्नाइज करता है जो सिख मैरिज रिचुअल्स है उनको वो रिकॉग्नाइज करता है, जो आनंद मैरिज एक्ट है। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप बाय फ्रेमिंग डिटेल्स रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द आनंद मैरिज एक्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फ्रेम किया है और डिटेल्स रूल्स प्रोवाइड किया है। जो रजिस्ट्रेशन है मैरिज अंडर आनंद मैरिज एक्ट के अंदर जो मैरिजेस होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने गाइडलाइन और रूल्स को फ्रेम किया है। दिस एक्ट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द मैरिज रिचुअल्स ऑफ सिख्स। और ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है, जो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है जो मैरिज रिचुअल्स है सिख्स का, जो मैरिज रिचुअल है उसको एक रिकॉग्नाइज करता है उसको ये एक्ट। Reducing their long standing demand for to separate their marriage from हिंदू मैरिज एक्ट। और जो ये आनंद मैरिज एक्ट है सिक्स का, वो उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। बहुत दिनों से वो डिमांड कर रहे थे कि जो उनका मैरिज रिचुअल्स है उसको हिंदू मैरिज एक्ट से अलग करें और सेपरेट किया जाए। उनका ये डिमांड था, बहुत ही दिनों से वो डिमांड कर रहे थे। जो न्यूली फॉर्मुलेटेड जम्मू एंड कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स है आउटलाइन द प्रोसीजर आनंद मैरिज। जो आनंद मैरिज एक्ट है उसको फॉलो करके जो जम्मू कश्मीर का आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स है उसको फॉर्मुलेट किया गया और उसको बनाया गया है, उसको देखते हुए उसको बनाया गया है। जो आनंद मैरिज है उसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट उसको देख देते हैं, वो क्या है। द रूट्स ऑफ आनंद मैरिज एक्ट कैन बी ट्रैक बैक टू 1909। 1909 में ये ट्रैक किया गया था और उसको आनंद मैरिज एक्ट को बनाया गया था। When the British Imperial Legislative Council enacted legislation recognizing the Sikh wedding ceremony आनंद कराज। जो आनंद कराज है उनके जो सिख वेडिंग सेरेमनी था उसको रिकॉग्नाइज किया गया और ये आनंद मैरिज एक्ट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था और उसको बनाया गया था। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट वो एक्नॉलेज द रेस्पेक्ट द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिख कम्युनिटी। जो सिख कम्युनिटी उनके जो प्रैक्टिसेस है और उनको जो कल्चर है उसको ये डिग्निफाई करता है। इन 2012 द पार्लियामेंट पास द आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल एक्सटेंडिंग द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सिक्स ट्रेडिशनल मैरिज। जो सिक्स ट्रेडिशनल मैरिज उसको रिकॉग्नाइज करके जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको उन्होंने आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल को पास किया था 2012 में। 58 एयरपोर्ट्स कवर अंडर कृषि उड़ान स्कीम। कृषि उड़ान स्कीम जो है उसके अंदर 58 एयरपोर्ट्स को कवर किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। द गवर्नमेंट ने सेड दैट 58 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैव बीन कवर्ड अंडर कृषि उड़ान स्कीम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि 58 एयरपोर्ट्स है कंट्री में उसमें कवर होंगे, किसमें कृषि उड़ान स्कीम के अंदर वो कवर होंगे। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2020। ये जो कृषि उड़ान स्कीम है वो 2020 में लॉन्च किया गया था ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू हेल्प इम्प्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन। जो फार्मर्स है उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2020 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है डॉक्टर बीके सिंह सेड इन दिस इन रिटर्न रिप्लाई टू क्वेश्चन इन राज्यसभा। जो राज्यसभा में क्वेश्चन किया गया था हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट
जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर वीके सिंह, उन्होंने कहा था कि ये जो कहा है उन्होंने जो 50 एयरपोर्ट्स है जो किसी उड़ान स्कीम के अंदर कवर होंगे उसके बारे में उन्होंने बताया था वहाँ पर। कृषि उड़ान स्कीम 2.0 आज लॉन्च्ड अनाउंस इन 2021 और 2021 में कृषि उड़ान स्कीम 2.0 को अनाउंस किया गया था और उसको लॉन्च किया गया था। फोकसिंग ऑन ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट, जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये जो कृषि उड़ान स्कीम 2.0 है उसको लॉन्च किया गया था। फ्रॉम द हिली एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड ट्राइबल्स, जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स है हिली एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो है और ट्राइबल एरियाज की जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कृषि उड़ान स्कीम 2.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था। The scheme currently covers 25 airports focusing on northeastern and hilly and tribal region beside 33 airports in their regions area। और ये जो स्कीम है currently covers वो 25 एयरपोर्ट्स को फोकस कर रही है और कवर कर रही है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिली और ट्राइबल रीजन में है, जिसमें 33 एयरपोर्ट्स आते हैं उस रीजन और एरियाज में, उनको वो कवर कर रहा है ये स्कीम। इंडिया आकाश मिसाइल अचीव्स ग्लोबल फास्ट एंगेज 4 टारगेट साइमल्टेनियसली, जो इंडिया का आकाश मिसाइल है उन्होंने एक अचीव किया है, ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव किया है, जिसमें उन्होंने 4 टारगेट जो है उनको डिस्ट्रॉय किया है साइमल्टेनियसली। इन ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू शोकेस द कैपेबिलिटी ऑफ एंजिंग 4 टारगेट साइमल्टेनियसली विथ इस इंडिजिनियस आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम। जो इंडिया का जो आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है उन्होंने एक नया डेवलपमेंट किया है, जिसमें से उन्होंने जो 4 टारगेट्स है उसको साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय किया है। द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज अष्टशक्ति 2023 एट श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन। और ये जो सक्सेसफुल ट्रायल था उसका वो कहाँ पर किया गया था, वो किया गया था जो अष्टशक्ति एक्सरसाइज हो रहा था 2023 का श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में, वहाँ पर उनको टेस्ट फायर किया गया है। जो आकाश है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। द इंडियन फोर्स इंडक्टेड द आकाश मिसाइल इन 2008 व्हाइल द इंडियन आर्मी डिड इन 5 में 2015। जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने आकाश मिसाइल को कब इंडक्ट किया था, उन्होंने किया था मई 2008 में उसको इंडक्ट किया था, और जो इंडियन आर्मी है वो 5 मई 2015 को उसको इंडक्ट किया था, अडॉप्ट किया था उसको। इट हैज़ रेंज ऑफ 25 किलोमीटर, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है। इट कैन बी लॉन्च थ्रू टैंक्स विच आर स्टेबल और इवन मूविंग सरफेस लाइक वारशिप और ट्रक्स। जो ये मिसाइल से वो टैंक से लॉन्च किया जाता है, जो कि मूविंग सरफेस भी है और स्टेबल भी है, दोनों में से उसको लॉन्च किया जा सकता है। द मिसाइल इज सोली डिजाइन बाय DRDO एंड बीन प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनामिक लिमिटेड। और ये जो मिसाइल है उसको DRDO ने, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसको डिजाइन किया था और उसको प्रोड्यूस किया था, भारत डायनामिक लिमिटेड ने उसको प्रोड्यूस किया था। पार्लियामेंट पासेस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 रिप्लेसिंग 125 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 है उसको इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट ओवरऑल ऑफ 120 ईयर ओल्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1890। जो 125 साल पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 है उसको ओवररूल करके जो इंडियन पार्लियामेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है और अप्रूव किया है, जो कि पोस्ट ऑफिस बिल 2023 है। द न्यू लेजिस्लेशन एम टू मॉडर्नाइज एंड कंसोलिडेट द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसको डेवलप और मॉडर्नाइज करने के लिए ये बिल को पास किया गया है। जो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है जो नया वाला है, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल है, उसका जो की प्रोविजंस वगैरह है क्या क्या देख लेते हैं। द बिल ग्रांट्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज द अथॉरिटी टू ओपन, डिटेन और इंटरसेप्ट एनी आइटम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं उनको अथॉरिटी दिया गया है कि वो उसको खोलकर चेक कर सकते हैं और उसको चेकिंग भी कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए उसको वो चेक कर सकते हैं। ये अथॉरिटी उनको दिया गया है इस बिल के अंदर।
द पोस्ट ऑफिस एंड इट ऑफिसर आर exempt from liability for any loss, misdelivery, delay or damage incurred during the provision of service except in case of fraudulent or willful misconducts. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उनको एग्जाम्प्ट किया गया है, जो कि उन लिएबिलिटी रहता है लॉस, मिस डिलीवरी, डिले और डैमेज के लिए जिनके लिएबिलिटी रहते हैं उसको वहाँ पर उनको एग्जाम्प्ट किया गया है एक्सेप्ट ये छोड़ के जो कि फ्रॉडुलेंट और विलफुल मिसकॉन्डक्ट अगर रहेगा और कोई झूठ बोलकर उसको कहता है और विलफुली जो जानबूझकर मिसकंडक्ट उसको कराता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार रहेंगे और बाकी चीज़ों के लिए उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट और विलफुल मिसकंडक्ट कॉजिंग लॉस, डिले और मिस डिलीवरी। और जो पोस्ट उनको ग्रांट किया गया है इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी उनको नहीं दिया गया है, जो कि सर्विस डिलीवरी रहता है, लॉस, डिले और मिस डिलीवरी के लिए उनको कोई उनका लायबिलिटी नहीं रहेगा, वो लियाबल नहीं रहेंगे इसके लिए। NSDC साइंस MOU विद सऊदी गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ स्किल लेबरर्स फ्रॉम इंडिया। जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने साइन किया है एक MOU साइन किया है किसके साथ, सऊदी गवर्नमेंट के साथ, जो कि प्रोटेक्ट करेगा राइट्स, जो प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ स्किल लेबरर्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जो है सऊदी गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर वो प्रोटेक्ट करेंगे, जो राइट्स है स्किल लेबरर है इंडिया के, जो उनके राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो किसके अंदर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। उन्होंने साइन किया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है किसके साथ, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है। The MOU aims to protect the rights of skilled India laborers across all categories, including air conditioner mechanics and carpenters who are working in Saudi Arabia. जो ये MOU है वो उसका एम क्या है, वो एम है कि वो प्रोटेक्ट करेगा राइट्स का जो इंडियन स्किल लेबरर्स है जो कि सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के बिलोंग करते हैं, जो कि एयर कंडीशनर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स वगैरह जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं जो वर्कर्स, उनकी जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। बाय रजिस्टरिंग विद NCDC द स्किल लेबरर्स विल गेट टू नो वेयर दे आर गोइंग, फॉर व्हिच वर्क एंड विथ हुम दे विल वर्किंग। और इसी के साथ अगर वो रजिस्टर करते हैं NSDC के अंडर, वो अगर रजिस्टर करते हैं जो वर्कर्स वगैरह है जो सऊदी अरेबिया में वर्क कर रहे हैं, वो अगर रजिस्टर करेंगे तो उनको पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं और किसके लिए वो काम कर रहे हैं, ये सब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके NSDC के थ्रू अगर वो रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर। Saudi Arabian government will also be introducing a wage protection system and freedom of mobility will be offered to Indian laborers। जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है वो भी इंट्रोड्यूस करेगा एक वेज प्रोटेक्शन सिस्टम और एक फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी उनको प्रोवाइड करेगा, जो इंडियन लेबरर्स है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के द्वारा। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसको बनाया गया था। जो NSDC was सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और जो NSDC है वो सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर उसको सेटअप किया गया था। जो NSDC है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है वेदमणि तिवारी और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और ये एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। महाराष्ट्र बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, यूपी बिकम सेकेंड लार्जेस्ट। जो महाराष्ट्र है बिकम इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है और यूपी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIC.in, जो SOIC.in है वो एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिनकी उसके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र है मोर ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो महाराष्ट्र है वो एमर्ज किया है और वो बना है लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया बना है। इट हैज़ लार्जेस्ट शेयर ऑफ 15.7% इन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो इंडिया का GDP है, टोटल GDP है, उसमें से जो 15.7% है उसका शेयर वो कहाँ से आता है, हमारा महाराष्ट्र से आता है।
इट इज़ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है वो सेकंड है उसमें, जिसका 9.2% शेयर इंडियन जीडीपी में रहता है, और जो तमिलनाडु है उसका 9.1%, वो थर्ड पोजीशन पर है। और ये जो प्लेटफॉर्म है एसोसिएटेड वो कीप ट्रैक्स इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट को वो ट्रैक करता है। द अबव स्टेट्स फॉलोड बाय द, जो 3 स्टेट हैं वहाँ पर चौथे नंबर पर है गुजरात 8.2%, वेस्ट बंगाल 7.5%, कर्नाटका 6.2%, राजस्थान 5.5% और आंध्र प्रदेश 4.9% और मध्य प्रदेश जो है उसका 4.6% है। विथ रेस्पेक्ट टू यूपी इट हैज एलिमिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टू जीरो सॉस टू सेकेंड प्लेस इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें उन्होंने, जो यूपी गवर्नमेंट है वो सेकंड प्लेस पर है। अट्रैक्ट 40 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स बाय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट था 2023 का, उसके के थ्रू जो यूपी गवर्नमेंट है लगभग उन्होंने 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया था। अचीव न्यूअरली 2 लाख करोड़ इन एक्सपोर्ट्स, जो 2 लाख करोड़ था वो एक्सपोर्ट था, और इंक्रीज द बैंक लोन डिपॉजिट रेशियो फ्रॉम 42 to 43% टू 56%, एमिंग फॉर 60%। जो उनका बैंक लोन डिपॉजिट था वो 42-43% जो पहले था वो बढ़कर 56% हो गया है, और वो एम कर रहे हैं 60% टारगेट को अचीव करने के लिए। सूरत डायमंड बोर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब, जो सूरत डायमंड बोर्स है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब बना है। जो सूरत है गुजरात में, द जेम कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको जेम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है सूरत को, हैज सरपास्ड द यूनाइटेड स्टेट्स बाय होस्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग द सूरत डायमंड बोर्स। जो सूरत डायमंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिल्डिंग था उसको उन्होंने सरपास किया है। जो सूरत डायमंड बोर्स है वो लोकेटेड इन खाजोड़ विलेज नियर सूरत के पास जो खाजोड़ विलेज है वहाँ पर वो बना गया है उसको। सूरत डायमंड बोर्स जो है रिप्लेसिंग द आइकॉनिक पेंटागन इन द यूएस, जो यूएस का आइकॉनिक पेंटागन था उसको वहाँ पर उन्होंने रिप्लेस किया है, और लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस बने हैं वो। इंटर कॉर्पोरेट ऑफिस स्ट्रक्चर फीचर्स द 9 रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स एमिनेटिंग द सेंट्रल स्पाइन, जो एक स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके स्पाइन जो होता है उसकी तरफ दिखता है वो, जिसको बनाया गया है, और एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है जिसका 9 रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाया गया है उसको। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ बना है। द सूरत डायमंड बोर्स हैज ए प्लैटिनम रैंकिंग फॉर द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वह उन्होंने जो इन सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग है उसको प्लैटिनम रैंकिंग दिया है। इट विल ऑल्सो बी ए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग बोथ रफ एंड पॉलिश डायमंड्स एज वेल एज ज्वेलरी, और ये ग्लोबल सेंटर बनेगा फॉर ट्रेडिंग, जो कि रफ और पॉलिश डायमंड्स वगैरह है, और ज्वेलरी जो रहता है डायमंड का उसके लिए वो एक ग्लोबल सेंटर बनेगा। इट इज़ बिल्ड ऑन 35.54 एकर्स लैंड एट ए कॉस्ट ऑफ 3400 करोड़, जो उसका जो एरिया है वो 35.54 एकर्स के लैंड में वो बनाया गया, और उसका जो कॉस्ट था वो 3400 करोड़ का उसमें खर्चा हुआ है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग एज इट हाउसेस ओवर 4500 इंटर कनेक्टेड ऑफिस, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग बना है जहाँ पर 4500 से ज़्यादा हाउसेस है जो इंटरकनेक्टेड ऑफिस हैं। यहाँ पर 4500 से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड ऑफिस हैं उस बिल्डिंग में। द रिन्यूड आर्किटेक्चर फ्रॉम मोर्फोजेनेसिस बेस्ड इन न्यू दिल्ली वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रेसिव सूरत डायमंड बोर्स, और ये सूरत डायमंड बोर्स जो है उसको किसने बनाया है, जो रिन्यूड आर्किटेक्चर फर्म है मोर्फोजेनेसिस जो कि न्यू दिल्ली में है, उन्होंने उसका डिज़ाइन किया था, उस बिल्डिंग का डिज़ाइन उन्होंने किया था। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय 2040, इसरो ने कहा है कि जो उनका जो स्पेस मिशन है वो पहला इंडियन जो मून पर भेजेंगे वो 2040 तक वहाँ पर भेजेंगे उसको। द इंडियन स्पेस इंजीनियरिंग प्लानिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय 2040, और 2040 तक वो जो पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं मून पर वो भेजेंगे, और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि 2040 तक उसको वहाँ पर भेजेंगे। 4 टेस्ट पायलट्स फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स हैव बीन सिलेक्टेड एज एस्ट्रोनॉट्स डेजिग्नेट्स फॉर द मिशन, जो 4 टेस्ट पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के उनको चुना गया है और सिलेक्ट किया गया है फॉर एस्ट्रोनॉट्स डेजिग्नेट्स के लिए, उनको सिलेक्ट किया गया इस मिशन के लिए।
Plans to launch 2023-24 ExpoSat in India's first dedicated science mission। जो 2023-24 ExpoSat है इंडिया का पहला डेडिकेटेड साइंस मिशन है, विच विल इन्वेस्टिगेट ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन बाय यूजिंग साइंटिफिक पेलोड्स, जो कि इन्वेस्टिंग करेंगे जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस है उसको वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इसको है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और उसका फाउंडर है विक्रम साराभाई और ये फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को इसको फाउंड किया गया था। सूरत ज्वाइन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। जो सूरत एयरपोर्ट है वो अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लेयर सूरत एयरपोर्ट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि और अप्रूव किया है जो सूरत एयरपोर्ट को जो प्रपोजल दिया गया था डिक्लेयर करने का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है। सूरत एयरपोर्ट विल नॉट ओनली बिकम ए गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल बट विल ऑल्सो फैसिलिटेट सीमलेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑपरेशन फॉर द थ्राइविंग डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। जो डायमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेंगे उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ से, जो उनको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। द एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज पैरामाउंट एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइडिंग इम्पेटस फॉर रीजनल डेवलपमेंट। जो उसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया है ताकि उनका जो रीजनल डेवलपमेंट वो किया जाए और उसको जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए उसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया है। जो लास्ट है द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव 353 करोड़ फॉर द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। जो सूरत एयरपोर्ट है उसका जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले साल 353 करोड़ का एक बजट उनको प्रोवाइड किया था। भूटान प्लस 1000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन सिटी ऑन आसाम बॉर्डर लिंकिंग साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया। जो भूटान है वो प्लान कर रहा है कि वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर एक ग्रीन सिटी बनाएगा कहाँ पर, आसाम बॉर्डर के पास में, जो कि कनेक्ट करेगा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको वहाँ पर कनेक्ट करेगा। उस सिटी के माध्यम से वहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा सबको। भूटान एक पिक्चर्स हिमालयन किंगडम इज सेट टू एम्बार्क द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी विद द अनाउंसमेंट ऑफ इट्स एम्बिशन जिलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। जो उनका प्रोजेक्ट है वो जिलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसको भूटान ने उसको अनाउंस किया है, उसको बनाने का अनाउंस किया है। द भूटानीज किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक रिवील द प्लान्स फॉर ए मैसिव इंटरनेशनल सिटी स्पैनिंग ओवर 1000 स्क्वायर मीटर ऑन द बॉर्डर विद आसाम। जो भूटान के किंग है, भूटानीज किंग है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक इंटरनेशनल सिटी को बनाने जा रहे हैं जो कि स्पैन करेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर में वो सिटी बनाया जाएगा जो कि आसाम बॉर्डर के पास में रहेगा। उसको जो किंग जिग्मे वांगचुक है उन्होंने प्रेजेंट द गिलेफू प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया बाय इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जिलेफू प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करेगा साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करेगा भाया इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके माध्यम से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को वो कनेक्ट करेंगे इस सिटी के माध्यम से, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू से। थोड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं आज के। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी ICRA है एडजस्ट इट्स GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024 इंक्रीजिंग 6.5% फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 6.2%। जो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है ICRA ने उन्होंने अपना जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया था फिस्कल ईयर 2024 के लिए उसको इंक्रीज कर दिया गया है। 6.2% जो पहले उन्होंने कहा था उसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया है उन्होंने। In a fitting recognition of their outstanding achievement on the tennis court, Novak Djokovic and Aryna Sabalenka have been named the 2023 ITF World Champions by the International Tennis Federation। जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उन्होंने जो टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविक और जो आर्यना सबेलेंका है उनको नेम किया है 2023 ITF वर्ल्ड चैम्पियंस के नेम किया है। उस अवार्ड के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया है, उन अवार्ड के लिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। IIT कानपुर एंड द इंडियन नेवी हैव जॉइंड हैंड्स विद इन ए लैंडमार्क MOU टू प्रोपेल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फोस्टर इनोवेशन सॉल्यूशन एंड एंगेज इन जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट एंडियोवर्स।
जो IIT कानपुर है और इंडियन नेवी है, उन्होंने एक MOU साइन किया है, इसलिए जो कि उन्होंने MOU साइन किया है ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको फोस्टर कर सकें और जो इनोवेशन सॉल्यूशन है उसको भी बढ़ा सकें, और ये जॉइंट रिसर्च में और डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च वगैरह है उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने इस MOU को साइन किया है। किसने? IIT कानपुर ने और इंडियन नेवी ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।